गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कुछ लोगों ने सूर्यांश, अगर तुम हो यहाँ पर तो डाउट्स मैं कर लूंगा, कल का टाइम फ्लैश हो जाएगा। सर कल कितना बजे? हाँ जी, कल कितना बजे? कल करीब रख लो वही दोपहर में 2-3 बजे। ठीक है सर। ठीक है, तो वो डाउट्स ले लूंगा मैं। और भी कोई लोग हैं अगर तो उस समय लिंक दे देंगे, बट 1 to 1 करके आना। एक साथ अगर डाउट्स है तो बात अलग है, बट 1 to 1 करके आओगे तो ज्यादा बेटर होगा, लाइक ओवरलैपिंग नहीं हो। हाँ, तो लास्ट टाइम लिगेंड से फील्ड थ्योरी की बात कर रहा था। क्या बेसिक बताए थे? कोई बता दो फटाफट कि लिगेंड फील्ड थ्योरी में बेसिक क्या बताया था, मतलब क्या मीनिंग क्या होता है इसका, जल्दी बता दो कोई भी। सर लिगेंड के आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन में थोड़ा चेंज होता है। ओरिएंटेशन या एनर्जी? एनर्जी में चेंजेज आते हैं। लिगेंड्स जब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड है, और उसकी फील्ड जब सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड के साथ रेजोनेट या क्या उसको वर्ड दूं, जब इंटरैक्ट करता है तो जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज कर जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज कर जाता है। दिस इज द लिगेंड्स फील्ड थ्योरी। अब हमारे पास, जैसे हमने कोबाल्ट का एग्जांपल दिया था, कोबाल्ट का एग्जांपल CO+3 दैट इज 4s0 3d6, ये कोबाल्ट कहा जाता है। +3 में 4 3d7 हो जाता है। तो इसमें 3d में 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया। 1 2 3 4 5 6, फिर आ गया 4s, फिर आ गया 4p, और फिर आ गया 4d। 1 2 3 4 5 4d आ गया। अब इसमें 3d में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो भी लिगेंड्स आएंगे वो अलोंग द एक्सिस आएगा, दैट इज x माइनस x, y माइनस y, z माइनस z। इस डायरेक्शन से लिगेंड्स सेंट्रल एटम को अप्रोच करना स्टार्ट किया। अब लिगेंड्स इस डायरेक्शन से जब अप्रोच करना स्टार्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में या इसके नजदीक जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर लिगेंड्स का फील्ड का इंपैक्ट आएगा, और उस इंपैक्ट के कारण जो इसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसकी एनर्जी को चेंज करेगा। नाउ लेट्स सपोज अगर 6 लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, तो यहां पर S खाली है, 3 P खाली है, और D भी खाली है। सो ये D और ये D दोनों याद रखना। D की बात करें अगर तो इसमें से 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि dxy, dyz, dzx, जो इन बिटवीन एक्सिस के अलोंग लाई करता है, और इसमें से 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, जो कि अलोंग द एक्सिस है। दे आर अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। मतलब अब यहां पर ये खाली ऑर्बिटल्स पड़े होंगे जिसके साथ लिगेंड्स आकर अपनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन उसके जस्ट बाहरी शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है जिस पर लिगेंड्स का इंपैक्ट, बॉन्ड तो इसे बना रहा है, बॉन्ड तो इससे बनाने आ रहा है, इस खाली ऑर्बिटल से बनाने आ रहा है, लेकिन इसी रास्ते में सेंट्रल एटम का कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड्स के फील्ड का इंपैक्ट आएगा तो उस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को चेंज कर देगा। अब हम डी की ही क्यों बात कर रहे हैं? डी में 2 ऐसे ओरिएंटेशन है, कुछ ऑर्बिटल, कुछ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एक्सिस है और कुछ इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस है। सो 3D में कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं अलोंग द एक्सिस, कुछ पड़े हुए हैं इन बिटवीन एक्सिस। अब बताओ लिगेंड्स का इंपैक्ट जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे आएगा,
क्या इक्वली आएगा या डिफरेंट इंपैक्ट पड़ेंगे इस पर? जल्दी बता दो, हाँ या ना? डिफरेंट इंपैक्ट इंपोज होंगे लिगेंड्स की फील्ड का, या सेम इंपैक्ट सारे इलेक्ट्रॉन पे आएंगे? सर डिफरेंट होगा डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। डिफरेंट क्यों बोले, क्यों डिफरेंट होगा? सर, अलग अलग ओरिएंटेशन पे बैठा हुआ है। अलग अलग ओरिएंटेशन पे किस पे ज्यादा इंपैक्ट मारेगा लिगेंड्स का फील्ड? जो उसके रास्ते में आएगा या वो जो इन बिटवीन बैठा हुआ है? जो उसके रास्ते में, जो उनके रास्ते में बैठा हुआ है। तो रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं dz² एंड dx², तो इसका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स लाइंग इन द dxy, yz एंड zx। और कहते हैं लिगेंड्स के इंपैक्ट से द d ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल। d ऑर्बिटल्स जब लिगेंड्स आता है तो d में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम का, उसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज करता है, एनर्जी चेंज करता है बिकॉज ऑफ सर्टेन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स। किसी इलेक्ट्रॉन पर जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का, उस पर कुछ पे ज्यादा इंपैक्ट देगा, कुछ पे कम इंपैक्ट देगा, मिनिमम इंपैक्ट देगा, लेकिन इंपैक्ट अलग अलग होगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अलग है। जो उससे डायरेक्ट टकराएगा उसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करेगा, जो इन बिटवीन है उसकी एनर्जी चेंज तो करेगा ही। कोई भी दो चार जगह नजदीक आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज करना ही करना है, होना ही होना है, उसके ओरिजिनल एनर्जी नहीं मेंटेन करेगा। सो बिकॉज ऑफ द लिगेंड्स फील्ड द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल। भैया समझ में आया कुछ? यस सर। क्लियर हूं मैं यहां पर? पहले ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स था, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स था, सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। अब जैसे ही लिगेंड्स का फील्ड आया, उसके इंपैक्ट से इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस ऑब्जर्व नजर आना स्टार्ट हुआ। अब डिपेंड करेगा कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, कितने क्लोज लिगेंड्स आ रहे हैं। जितना नजदीक आएगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दो नेगेटिव चार्ज नजदीक आता है तो आपको ही मालूम है कि दो नेगेटिव नजदीक आने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जितना नजदीक आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी हाइक करेगा, या अगर लिगेंड्स नजदीक नहीं पहुंच पा रहा है तो एनर्जी चेंज कम लाएगा, बिल्कुल क्लोज पहुंच गया एनर्जी चेंज ज्यादा आएगा। सो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हुए जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी एनर्जी चेंज कर जाती है। अब ये कहता है कि जैसे जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका एनर्जी भी चेंज करेगा, इसका एनर्जी भी चेंज करेगा, लेकिन इसका ज्यादा करेगा क्योंकि ये उसके रास्ते में पड़ने वाला है। और एनर्जी भैया इनका एनर्जी ज्यादा चेंज करेगा एज कंपेयर टू इसका एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल लिगेंड्स के सामने से सामने टकराएगा और ये इन बिटवीन है तो थोड़ा साइड से टकराएगा, कम फील्ड का इंपैक्ट आएगा। सो इट्स गोइंग टू स्प्लिट द डीजेनरेसी ऑफ द d ऑर्बिटल्स। इसको कहते हैं dd स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट लिखना है तो ये बोलेंगे बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ द लिगेंड्स the degeneracy of the d orbitals get destroyed and it get splitted into different energy level। अरे अंग्रेजी समझ में आया क्या बोल गया मैं? लिखो ना, what is crystal field theory? राइट डाउन, लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जब ये क्रिस्टल बन रहा है तो क्या हो रहा होगा, लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। the field impact of the ligands, the field impact of the ligands coming from different directions, coming from different directions, coming from different directions, the field impact of the ligands coming from different directions break the degeneracy of the d orbitals, break the degeneracy of the d orbitals। degeneracy मतलब पहले सेम एनर्जी का है, अब उसको स्प्लिट कर देगा, ब्रेक कर देगा। will break the degeneracy of the d orbitals in different energy levels, in different energy levels, in different energy levels depending
depending on the number of ligands, or geometry of the molecule, depending on the number of ligands or geometry of the molecule. This is termed as crystal field theory, or splitting of d orbitals in different energy levels. सेम चीज लिखवा रहा हूं, अलग अलग तरीके से लिखवा दे रहा हूं. Splitting of d orbitals in different energy levels because of the field of Splitting of splitting of d orbitals in different energy levels because of field impact of ligands, field impact of ligands. कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो यहां तक में? सर वो dz स्क्वायर dx स्क्वायर मैं कोई क्यों कर रहा था? मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स में, एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया लिगेंड्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस x माइनस x, y माइनस y, z माइनस z. तो ये बताओ अगर ये x y z डायरेक्शन से आ रहा है, ये y माइनस y से आ रहा है लिगेंड, x माइनस x से लिगेंड्स आ रहा है, z माइनस z से लिगेंड्स चला आ रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ. ये सेंट्रल एटम है, यहाँ एक खाली ऑर्बिटल है जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, लेकिन उसी रास्ते में उसका कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पड़ा हुआ है. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इसके. अब बताओ जो सेंट्रल एटम का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन इसके रास्ते में आएगा या जो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पड़ा हुआ है, किस पर इंपैक्ट ज्यादा होगा? जल्दी बताओ. तो उसके रास्ते में आएगा एक्सिस, जो उसके रास्ते में आएंगे. तो और ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस होता है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड्स का फील्ड का इंपैक्ट ज्यादा होगा as compared to those who are lying in between the axis. यस सर, अरे क्लियर हुआ? यस सर. ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया ना. क्या टेट्राहेड्रल का सेम डायरेक्शन से होता है? वो तो ऐसे होता है ना, sp3. यस सर. अलग डायरेक्शन है लिगेंड्स का. ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया अगर, तो 3 एक प्लेन में, एक ऊपर नीचे से आ रहा होगा. पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया तो 5 एक प्लेन में आ रहा होगा, एक ऊपर नीचे से आ रहा होगा. स्क्वायर प्लेनर हो गया तो 4 लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस सिर्फ आ रहा होगा. तो हर ज्योमेट्री का एंगल्स अलग अलग होती हैं और डायरेक्शन का और लिगेंड्स का डायरेक्शन ऑफ अप्रोच टू सेंट्रल एटम भी अलग होता है. तो बताओ हर वक्त क्या इसी तरह से डिजेनरेसी तोड़ेगा या अलग अलग एनर्जी लेवल्स में टूट सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स? अरे बोलिए हाँ या ना. क्या हमेशा इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा कोई भी ज्योमेट्री हो? नहीं सर, अलग अलग तो है. बोलो. लॉन्ग एक्सिस आ सकता है. अरे हर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है कि नहीं होता है? यस सर, यस सर. तो डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स भी अलग होता होगा. यस सर. क्या मैंडेटरी है कि इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन पर इंपैक्ट ज्यादा होगा हमेशा? नो सर. ये पर्टिकुलरली किस केस की बात किया मैंने? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात किया मैंने. ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स का डायरेक्शन होता है x माइनस x, y माइनस y, z माइनस z. सो अगर इस डायरेक्शन से लिगेंड्स आया तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम का, क्या ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? क्या ये सारे ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सकता है क्या? पहले बताओ. नो सर. नहीं होगा ना. इन्वॉल्व कौन होगा? जो खाली है. यस सर. लेकिन इसकी चर्चा क्यों हो गई? बिकॉज द लिगेंड्स इज गोइंग टू डिस्टर्ब द एनर्जी लेवल ऑफ द डी ऑर्बिटल. यस सर. समझाई बात है. हम इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर द सेंट्रल एटम, क्योंकि उसी पर लिगेंड्स के फील्ड का इंपैक्ट
बेस्ट दिखेगा। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन होगा, 3s 3p भी होगा, उन पे नहीं बात कर रहे हैं, बिकॉज द इंपैक्ट इज गोइंग टू बी हेवियर ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। अगर ऐसा स्थिति है तो दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट द एनर्जी विल गेट डिस्टर्ब। मैं क्लियर हूं यहां तक? Yes, ये sir. सिर्फ ऑक्टाहेड्रल पे था ना। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल बताया, स्पेशली ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल बताया। अरे आप जानते हो ना, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल तो 109 होता है ना, वो तो अलग Yes, sir. डायरेक्शन से आएगा लिगेंड से। और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर होता तो 4 लिगेंड से सिर्फ एक ही प्लेन में आता। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता तो 3 लिगेंड्स एक प्लेन में ट्रायंगुलर फॉर्म में और एक ऊपर से नीचे से। पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता तो 5 लिगेंड्स एक प्लेन से, एक ऊपर और एक नीचे से। तो हर बार डिफरेंट इंपैक्ट डिफरेंट तरीके से डी ऑर्बिटल्स को ग्रुप में तोड़ेगा। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. बिल्कुल होगा। सेम तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकता है। अब इसमें नाउ वी आर सेइंग दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब जैसे सीओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्यों सीओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोई रीजन बताएगा? लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, स्पीक आउट प्लीज। सीओ का क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हैं, क्यों वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धक्का दिए रहता है? अरे बताओ यार, बोलना सीखो, सभी बोलो ना यार। देखो मेरा इंटरेक्टिव रहने दो क्लासेस को, वन वे मत रहने दो। सीओ क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड इंपैक्ट देता है? लास्ट टाइम क्या सर बताया? उसमें हाँ बोलो। सर उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ अलग हो। कुछ अलग मतलब क्या होता है? कौन सी इलेक्ट्रॉन वो देना चाहता है? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है होता है या जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है? जो एंटी बॉन्डिंग में होता है। एंटी बॉन्डिंग में उसको रिलीज करना चाहता है, हटाना चाहता है अपने लाइफ से। क्यों? क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग में होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ा रखा है सीओ पर। सो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्विट करना चाहता है, शेयर कर देना चाहता है दूसरे के साथ, ताकि वो अगर हटेगा तो उसकी स्टेबिलिटी मिलेगी, सीओ का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा अगर वो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो। So there is a categorization of the field, a strong field ligand and weak field ligand. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देगा और इनके एनर्जी की स्प्लिटिंग भी ज्यादा कर देगा। जैसे इसमें क्या स्प्लिटिंग कर रहा होगा, हम ये लिख सकते हैं इसमें कि जैसे अगर मान लो अगर इसमें डी ऑर्बिटल्स है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कोबाल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं। इन सभी का एनर्जी एक्साइटेड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसके तरफ लिगेंड्स चला आ रहा है अपने फील्ड लेकर। ये उस समय माना जाता है जब फील्ड इंपैक्ट सारे ऑर्बिटल, अगर कोई भी फील्ड दूर से आ रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसकी इंपैक्ट हम लोग सिमिलर मानते हैं, ओवरऑल सब पर सेम इंपैक्ट आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा होगा उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा इसका, उस पर ज्यादा इंपैक्ट दिखना स्टार्ट होगा। लेकिन जब कोई चीज दूर से आ रहा है तो उसकी इंपैक्ट हम लोग सिमिलर लेंगे सभी पे। तो मान लेते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट था CO+3 का, एंड दिस इज स्टेट 1, मतलब एक्साइटेड लेवल हो गया। सभी इलेक्ट्रॉन सभी का एनर्जी यूनिफॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। जब लिगेंड से नजदीक आ गया होगा तो ये कहेगा कि भैया ऐसा करो, अब इंपैक्ट अलोंग द एक्सिस वाले पे ज्यादा हो गया होगा, तो अब जो डी जेड स्क्वायर में है और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई होंगी। और क्योंकि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स तीनों सेम ओरिएंटेशन शो करता है इन बिटवीन एक्सिस डिफरेंट प्लेन पे, तो तीनों में सिमिलर इंपैक्ट आएगा। इनकी एनर्जी एक जैसा कर दो। अरे क्लियर हो रहा है ये चीजें? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? क्यों इन तीनों को सेम ले रहे हैं हम लोग? क्या तीनों के ओरिएंटेशन में अलग है या तीनों इन बिटवीन द एक्सिस है? In तीनों between in axis. तीनों पर लिगेंड्स के फील्ड की इंपैक्ट सेम आ रही है। ये कह रहा है जो भी ऑर्बिटल यहां बैठा हुआ है
यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, अगर लिगेंड्स इस डायरेक्शन से आ रहा है along the axis, तो इन सभी पर सेम इंपैक्ट आएगा। एनर्जी तो बढ़ाएगा इनका भी, लेकिन इन तीनों का एक तरीके से एनर्जी सिमिलर वे में एनर्जी को बढ़ा देगा। सो जो डी ऑर्बिटल जो along the axis पड़ा, उसकी एनर्जी हाइक कर दिया ज्यादा एज कंपेयर टू जो ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस था। एनर्जी तो सबका बढ़ाया है, लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ा दिया जो उसके रास्ते में पड़ गया, एज बजाय कि जो इन बिटवीन द एक्सिस था। अब कितना से एनर्जी स्प्लिट करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा बच्चे? बताओ, क्या लिगेंड्स के फील्ड का इंपैक्ट होगा इस पर कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। Yes, अगर sir, लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉनिक फील्ड स्ट्रांग है तो स्ट्रांग फील्ड देगा, और स्ट्रांग फील्ड देगा तो इसकी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा चेंजेस आएंगे। अगर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड में इसकी दोनों के एनर्जी गैप कम होगा। इसको डेल्टा नॉट से शो करते हैं, दैट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स ऑन द अपर साइड एंड द लोअर साइड। इसको नाम दिया गया है दिस इज Eg, और इसको नाम दिया गया T2G, ये नाम दिया गया। अब बताया कि स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करता है। अब स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करेगा? नंबर 1, स्प्लिटिंग डिपेंड करेगा लिगेंड्स के फील्ड इंपैक्ट पे। नंबर 2, क्या सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा? यस सर करेगा। yes sir. क्यों करेगा? So number of ligands तभी decide होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई M, मान लो दोनों ऑक्टाहेड्रल ही बना रहा है, एक M+2 है, एक M+4 है, दोनों ऑक्टाहेड्रल ही बना रहा है, तो क्या दोनों के ऑक्टाहेड्रल में इन दोनों की एनर्जी गैप वेरी करना चाहिए? मान लो एक Fe+2 है और एक Fe+3 है। अरे बच्चे, यस सर करेगा। लुईस एसिड है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है ना, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन शेयर करने आ रहा है ना, तो सेंट्रल एटम लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। अगर +3 हुआ तो कौन लिगेंड्स को अपने नजदीक आने देगा ज्यादा? +3 वाला। +3, और जितना नजदीक आने देगा उसकी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पे इंपैक्ट ज्यादा होगा। यस Yes sir. तो क्या सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा? यस सर। डिपेंड Yes, करेगा। स्प्लिटिंग, एक तो लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर दे रहा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वो लिगेंड्स को ज्यादा नजदीक बुलाएगा, और जितनी नजदीक बुलाएगा अपने एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगा। तो स्प्लिटिंग डिपेंड कर रहा है सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी। दूसरा, अगर मान लो निकल +2 है और पैलेडियम +2 है, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, सो Ni+2, Pd+2, Pt+2, तीनों का +2 ले लिया। बताओ इस पर वेरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर करेगा। क्यों करना चाहिए? अब साइज वेरी कर। क्या हो गया इससे? The number of सर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ेगा। अरे लिगेंड सेम रहने दो ना, 6 लिगेंड्स है सभी में। सर तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आसानी से अप्रोच करेगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, साइज ऑफ द एटम बढ़ जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि उसका इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3D में है तो नेक्स्ट का 4D में ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा। यस सर। उसके नीचे जाओगे तो 5D में ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। यस सर। तो D बाहर होता जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होता जा रहा है ना बाहर की तरफ। यस सर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होगा बाहर की तरफ, उतनी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देगा लिगेंड्स उस पर। यस सर। तो किस पे ज्यादा इंपैक्ट होनी चाहिए? कि अगर D 3D है, 4D है और 5D है, किस पे इंपैक्ट ज्यादा होगा? 5D पे। 5D पे इंपैक्ट ज्यादा होगा। इसका मतलब ज्यादा होगा मतलब एक वीक फील्ड का इंपैक्ट भी उस पर स्ट्रॉन्ग फील किया जा सकता है। यस सर। अगर मान लो लिगेंड्स का फील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक जगह 3D पे इंपैक्ट देनी थी, एक बार 4D पे इंपैक्ट देनी थी, एक बार 5D पर इंपैक्ट देनी थी, तो किस पर ये वीक फील्ड का भी इंपैक्ट बहुत बढ़िया दिखेगा? 5D वाले पे। 5D वाले पर इसकी इंपैक्ट ज्यादा दिख जाएंगी। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, मतलब वेदर 3D और 4D और 5D सीरीज आर इन्वॉल्व। थर्ड पॉइंट, क्या हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगा?
नंबर ऑफ लिगेंड्स पर यस सर करेगा। बिल्कुल डिपेंड करेगा। एक बार 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, कहीं 4 लिगेंड्स आ रहा है, कहीं 5 लिगेंड्स आ रहा है, कहीं 2 लिगेंड्स आ रहा है। सो हाइब्रिडाइजेशन पर भी स्प्लिटिंग का इंपैक्ट होगा, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। अगर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों में 4-4 लिगेंड्स है, फिर भी अंतर होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग है। सो यहां नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। The splitting of d orbitals, the splitting of d orbitals depends on the following factors. The splitting of d orbitals depends on the following factors. On the following factors. लिखो नेचर ऑफ लिगेंड्स, पहला लिखो नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिखो खुद से याद हो जाएगा। नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स का मतलब इलाबोरेट करो इसको, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नेचर ऑफ लिगेंड्स मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा लिगेंड तो कम। मतलब जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होगी, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Nature of ligands means the difference in the property to provide its electron cloud. The difference in the property of sharing its electron cloud. Property of sharing of its electron cloud. That is the nature of ligands. अगर कोई अपनी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसका मतलब वो बाहर की तरफ फेंके हुए अपने इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसकी इंपैक्ट फील्ड भी ज्यादा बनेगा, और फील्ड ज्यादा बनेगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा। क्लियर है मेरा स्टेटमेंट? यस सर। फाइन। नेक्स्ट वन सर, कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना? ग्राउंड स्टेट में ना? हाँ बच्चे बिल्कुल। कोबाल्ट +3 लिखा था मैंने तो इसलिए D6 लिखा था। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? फटाफट देखो, चाहूंगा ना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड चैप्टर, लेकिन आपके थ्रू करवाना चाहते हैं इसलिए मुझे डिले होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Number of coordinate bond. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिल्कुल, या नंबर ऑफ डोनर एटम्स। क्या कहते हो, इस पर डिपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्प्लिटिंग? यस सर करेगा। जितना ज्यादा लिगेंड्स आएगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसकी इंपैक्ट स्ट्रांग होगी। Yes, sir. यस सर। तो लिख लो, दैट्स अ कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब दैट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोचिंग द सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोचिंग द सेंट्रल एटम। तो इसका एक एग्जांपल बताओ हमको, इसका एक एग्जांपल देते हैं। बताओ स्प्लिटिंग डी का ज्यादा किस में होना चाहिए? अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। दो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देता हूं कि मान लो स्क्वायर प्लेनर मतलब इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स आ रहा है किधर से? ये सेंट्रल एटम है, लिगेंड्स आ रहा है x -x से, y -y से। अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो अब लिगेंड्स आ रहा है सेंट्रल एटम है x -x, y -y, z -z। बताओ किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगा? ऑक्टाहेड्रल में। क्यों ऑक्टाहेड्रल में? नंबर ऑफ लिगेंड अप्रोचिंग बढ़ गया। नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोचिंग बढ़ गए। और कोई कुछ कहना चाहता हो? अच्छा ये बताओ, ये जितने लिगेंड्स आ रहे हैं ये क्या चार्ज कैरी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन है ना बाहर, नेगेटिव। तो क्या लगता है ये लिगेंड्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो जितना, अगर मान लो किसी एक बंदा है उससे 100 लोग एक साथ मिलना चाहते हैं तो भीड़ में धक्का मुक्की मचेगा? Yes, sir. यस सर।
कब बढ़िया से मिल लेगा लोगों से? सर जब ज्यादा खाली हो। कब लिगेंड्स उस सेंट्रल एटम को ज्यादा क्लोज पहुंच पाएगा? जब 6 लोग एक साथ मिलना चाहते हैं सेंट्रल एटम से, या सिर्फ 4 लोग जब मिलना चाहते हैं सेंट्रल एटम से? 4 लोग मिले। 4 लोग। 4 लोग, क्योंकि लिगेंड्स लिगेंड्स की बीच की रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, Yes, sir. और इस कारण से द सेंट्रल एटम द लिगेंड्स कैन क्लोजली अप्रोच द सेंट्रल एटम। तो Yes, sir. No, sir. लिखो इसमें एक एग्जांपल दो यहां पर। स्प्लिटिंग in octahedral complexes, splitting in octahedral complexes is less, splitting in octahedral complexes are less as compared to in square planar complexes, as compared to in square planar complexes, because in square planar complexes, the ligands can approach the central atom more closely, because the ligands can approach the central atom more closer, because the ligands can approach the central atom more closer, because of less overcrowding of ligands, because of less overcrowding of ligands, because of less overcrowding of ligands, or less repulsive forces between the ligands, or less repulsive forces between the ligands। मैं क्लियर हूं इस बात पर? Yes, sir. यस पूछना है किसी को कुछ? टेट्राहेड्रल और ट्रायगोनल। आ रहे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बोला ना, तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन में कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है ना। हाँ सर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफरेंस में बताया ना मैंने अभी। तो सर अब 5 next ले point लेंगे ला कोऑर्डिनेशन नंबर तो। आ रहा उस पे आ रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, साइज ऑफ द मेटल एटम और आयन। ये तो अभी हो गया था। किस पर इंपैक्ट ज्यादा होगा? 5d पर इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो 5d की स्प्लिटिंग ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू 3d एंड 5d। ये तो लिख लिया। फिर लिखो साइज ऑफ द मेटल आयन। ये तो सेम चीज हो गया 3d 4d, ये रिपीटेशन हो गया। सॉरी, चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो क्यों चार्ज, जब से मेटल बढ़ रहा है, मेटल आयन पर चार्ज बढ़ रही है, तो उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हो रहा है। क्या रीजन लिखोगे यहां पर, जल्दी बता दो। अरे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्प्लिटिंग ज्यादा क्यों हो रहा है, जल्दी बताओ ना। सर क्यों क्योंकि और अच्छा से लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा, बुलाएगा अटैक करेगा। Because of the high charge on the central atom, the ligands can be more attracted towards the central atom. Clear हो Yes, मैं? sir. Because of the high oxidation state or high charge over the metal, the ligands can be more attracted towards the central atom. और more attracted मतलब existing electron के नजदीक आ जाना, और उसकी impact भी strong हो जाएगी। So high oxidation state will have more attractive force for the ligands, or the ligands can approach more closer. कौन स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? भैया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। खींचा तो एक दिक्कत आ गई, उसके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पर इंपैक्ट बढ़ गया, और बढ़ा तो स्प्लिटिंग भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, ये बताओ। अगर कहीं पर डोनर एटम नाइट्रोजन है और कहीं डोनर एटम कार्बन है, कौन बढ़िया डोनेट करेगा? कार्बन वाला। कार्बन ओए, नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? नहीं करता। कौन ज्यादा रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। तो वो देना चाहेगा अपनी इलेक्ट्रॉन? नो सर। नो सर। अगर लोन पेयर
नाइट्रोजन पर है और लोन पेयर कार्बन पर है, तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन इजीली? कार्बन देगा। कार्बन देगा। कार्बन। So one which is less electronegative will have the more electron donating property. So जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करने की प्रॉपर्टी कम होगी। एक और पॉइंट ऐड करो जो नहीं लिखा हुआ है। Depends on geometry of the molecule. 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 अब हम आते हैं 4 लिगेंड्स पर। स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड्स हैं, टेट्राहेड्रल में भी 4 ही लिगेंड हैं, लेकिन ज्योमेट्री अलग है। अब स्क्वायर प्लेनर में along the x minus x y minus y पे आ रहा है और टेट्राहेड्रल में इन बिटवीन एक्सिस आ रहा है, और जहां पर बॉन्ड एंगल 109 है, 109 है, ध्यान देना 109 है। तो बताओ किस केस में d ऑर्बिटल्स जैसे dxy yz zx है, ये कहां पर है? 45 डिग्री पर है, ध्यान रखना। और नहीं तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर कहां है? along द एक्सिस पे वो लेटा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो बताओ किस केस में सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड्स का इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है? जल्दी बताओ यार, किसमें डायरेक्ट बात होगी? स्क्वायर प्लेन ज्यादा है। प्लेनर में क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में along द एक्सिस आ रहा है लिगेंड्स, और वहां पर इलेक्ट्रॉन कोई बैठा हुआ है तो डायरेक्ट बातें होंगी। लेकिन टेट्राहेड्रल में डायरेक्ट बातें कभी भी हो सकती हैं क्या? नो सर। कभी भी कोई 109 पे कोई ऑर्बिटल है क्या ग्राउंड स्टेट में? No, sir. No, sir. वो तो किसी केस में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। नो सर। तो किस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? Square. लिखो लास्ट जो लिखे हो, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। तो दोनों को सिमिलर एग्जांपल दो। इन केस ऑफ 4 लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल कर दो, इन केस ऑफ 4 लिगेंड्स द ज्योमेट्री कैन बी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। द ज्योमेट्री कैन बी स्क्वायर प्लेनर और tetrahedral. In case of 4 ligands, the geometry can be square planar or tetrahedral. लिखो, in case of tetrahedral, the ligands cannot have direct interaction being at 109 degree with existing electrons in d orbitals, of central atom, with existing electron of d orbitals in central atom. अरे समझ में आ रहा है जो बोल रहा था? हाँ ना बोलते रहो यार, बोलोगे तो मेरा इंटरेस्ट आएगा तो मैं भी सो जाऊंगा। इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही नींद आती है। बोलो। Yes, sir. मैंने कहा कि बताओ ये d ऑर्बिटल किधर प्रेजेंट है? चलो ये बताओ, इसमें मैं 4 लिगेंड्स की बात कर रहा हूं।
4 लिगेंड्स की बात करूं तो पहला एग्जांपल जो मैं लिख रहा था यहाँ पर, इसकी बात कर देता हूं। 4 लिगेंड्स की बात करूं, अगर मान लो 4 लिगेंड्स आ रहे हैं तो ये तो नहीं होगा। 4 लिगेंड्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन कितने में है? इसके 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 45 डिग्री टू, ये 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें से ये तीनों डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स वाई जेड है एक्सिस, तो ये तीनों कहाँ बैठा हुआ है? 45 डिग्री टू एक्सिस, 45 डिग्री हर अथी के बीच। कुछ ऐसा बैठा हुआ है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बॉन्ड एंगल्स होते हैं 109। तो जो बाहर की ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा होगा वो ऑर्बिटल्स खाली कहां बैठा हुआ है? 109 पर। कुछ 109 ऐसा होता है ना, लाइक दिस। तो बताओ क्या ये एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है लिगेंड्स का कभी भी? No, sir. ये क्लियर हुआ? जबकि स्क्वायर प्लेनर होता तो किधर से आ रहा है? ये along the axis, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Yes. किधर पड़ा हुआ है? along the axis। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से Yes, तो sir. टकरा जाएगा लिगेंड। Yes, sir. तो किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हो सकती है? अब चार कोऑर्डिनेशन नंबर है, ज्योमेट्री अलग है, तब भी स्प्लिटिंग अलग होगी। क्यों? क्योंकि Score. इंटरेक्शन विद द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन पे फर्क आ जाएगा। क्यों फर्क आएगा? क्योंकि भैया डायरेक्शन अलग अलग है लिगेंड्स की। Yes, sir. तो ये बताओ, अगर 4 लिगेंड्स है, अगर 4 लिगेंड्स है, तो मतलब अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, पॉसिबिलिटी अगर है उसके पास, तो पहले DsP2 बनाना चाहेगा या पहले sp3 बनाना चाहेगा? पहले स्क्वायर प्लेनर बनाना चलो इसकी क्वेश्चन रुक दो, इसको हम पूछेंगे अभी। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए? दैट इज यहाँ पर कहा गया, अरे आ जाओ यार, हाँ यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक नोट्स बना रखा, यहाँ पर ला दिया था लिख कर मैंने। अब ये जनरली ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। ये लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड अरेंज किया गया एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर। यहाँ पर CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड। CO का सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रॉन देने का, रीजन बताया था। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उसका 2 इलेक्ट्रॉन पड़ता है और वो बहुत जल्दी से डोनेट करना चाहता है। जनरली देख रहे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डोनर एटम दिख रहा होगा CO, CN, P, NO। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स शो करते हैं। So they are going to impose or they are going to have very strong impact over the central atom existing electron cloud। तो इनके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। लेकिन ये बताओ बच्चे, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिर्फ हम लिगेंड्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बना सकते हैं, या एक कमजोर का भी फील्ड बड़ा हो सकता है किसी केस में? कमजोर का भी हो सकता है, ये तो बड़ा हो सकता है। क्योंकि स्प्लिटिंग और भी प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। यस सर। मान लो Yes, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है ही, मान लो वीक है, कमजोर है बेचारा, ज्यादा इंपैक्ट नहीं दे पा रहा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हो सेंट्रल एटम का, तो उस पर वो इंपैक्ट स्ट्रांग कर देगा। अगर वही स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड, जैसे Cl है, Cl बहुत वीक फील्ड में दे रखा है, हाइड्रोजन बहुत वीक फील्ड में दे रखा है। अगर Cl माइनस वीक फील्ड बनाता है, इन जनरल कहा गया। लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, आंसर दो मुझे, अगर एक जगह M+2 कंबाइन कर रहा है और एक जगह M+4 Cl माइनस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है, तो क्या Cl माइनस की स्प्लिटिंग या फील्ड इंपैक्ट दोनों में सेम होगा? किसमें ज्यादा होगा? M+4 में ज्यादा होगा। +4 में। +4 में ज्यादा होगा, क्योंकि +4 के कारण ये ज्यादा नजदीक खींचा जाएगा। फील्ड आप जानते हैं ना कि मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप पढ़े ही हो, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पर भी डिपेंड करता है। यस सर। तो अब अगर इसको क्लोजर खींच दिया तो इसके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इंपैक्ट बढ़ जाएगा, मतलब स्प्लिटिंग बढ़ जाएगा। यस सरकारी बातें। सो ये जितने भी Yes, sir. स्ट्रॉन्ग, जितने भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया गया है, ये एक जनरल स्टडी है, बट आई कैन नॉट गारंटी कि भैया अगर Cl माइनस है तो ये हमेशा वीक फील्ड ही जनरेट करेगा।
नहीं, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो गया तो ये Cl माइनस बी डी इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग शो कर सकता है, मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर सकता है। हम इसको परमानेंट, इसको बाय बर्थ, इसको वीक फील्ड में नहीं डाल सकते हैं। बच्चे समझ में आ रही बात? Yes. वीक फील्ड जो Yes, यहाँ sir. लिखा हुआ वीक फील्ड कैन आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट ओवर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिपेंडिंग ओवर द ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है। Yes, So, sir. ये पार्ट बड़ा जरूरी है आपको याद रखने की। दैट इज कहां गया, ये थोड़ा नोट डाउन कर लो किसी कॉपी में और हमेशा याद रखना थोड़ा सा। थोड़ी एक 100% तो नहीं होता इनऑर्गेनिक में, लेकिन थोड़ी बहुत आप इस चीज को ध्यान रखना कि ऐसा केस भी होता है। आई कहां चला गया वो? एक सेकेंड, मैं जरा सा यहाँ पर इसमें प्रिपेयर रखा तो था, कहाँ चला गया? जस्ट होल्ड ऑन। चलो कोई बात नहीं, लिखवा दे रहा हूँ, तुम्हें लिख लो। पता नहीं वो स्लाइड शायद नहीं इधर में, आप लोग लिख लो उसको, मैं लिखवा दे रहा हूँ। लिखो यहाँ पर। फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अगर +2 तक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लिखते जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो I नेगेटिव से लेकर इथाइलिन डाइएमीन वीक फील्ड लिगेंड्स कहा जाएगा। I नेगेटिव से लेकर, इसको उसी पेज में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ लिया था, यहाँ पर देखो, I नेगेटिव से En तक, I नेगेटिव से En तक वीक फील्ड होगा अगर M+2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो I नेगेटिव से En तक इसको हम लोग वीक फील्ड मानेंगे। और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिखो पहला I नेगेटिव से En is going to be the weak field ligand, और +3 है तो जनरली I नेगेटिव से H2O तक वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं हम लोग। H2O तक वीक फील्ड होगा अगर +3 है। तब देखो ये सब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। यही En जब +2 में है तो वीक मान रहे हैं, स्प्लिटिंग कम मान रहे हैं। यही En जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहां तक हम वीक फील्ड मान रहे हैं +3 तक। और यहां तक हम लोग माने थे +2 के लिए ये सारे वीक फील्ड है, +3 के लिए ये सारे वीक फील्ड है। बट फॉर CO+3 स्पेशल लिख लो, फॉर CO+3 नोट डाउन करो इस चीज को। जो जनरली फाइंड किया जाता है, 100% तो कुछ नहीं होता है, बट जनरली जो फाइंड किया जाता है वो ये कहता है, बट CO+3 के लिए, CO+3 के लिए कहा गया, हाँ ये तीनों, दैट इज कहा गया H2O, देन O नेगेटिव 2, देन इसमें आ जाओ C2O4,
C2O4 नेगेटिव 2 और फिर एक आ गया OH माइनस, OH माइनस। ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है फॉर CO+3। अब देख लेना, CO+3 के लिए H2O को वीक माने हैं, लेकिन CO+3 के केस में ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बढ़िया स्प्लिटिंग बनाएगा ये, स्पेशली प्लस फॉर CO+3। अगर M+4 है तो ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह काम कर सकते हैं। ऑल लिगेंड्स जनरली ये फाइंड किया जाता है कॉम्प्लेक्सेस में, सारे कॉम्प्लेक्स में सभी में। हाँ जी बोलो। CO+3 के लिए H2O और O2 क्या चीज बोलो फिर से। सर CO+3 के लिए ये H2O और जो O लिखे हैं ये वीक। H2O, O2 minus, C2O4 minus, OH minus, they are strong in case of +3। +3 में यहाँ तक को वीक माना गया है, लेकिन CO+3 में ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। साइज अलग अलग है ना सभी एलिमेंट का। मैंने कहा कि अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो En तक ये सारे वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इतना ही स्ट्रॉन्ग है, ये सारा वीक है +2 के लिए। +3 के लिए यहां से सब वीक है, ये सारा वीक है +3 के लिए, मतलब ये सारे के सारे +3 के लिए, सारे के सारे +3 के लिए वीक फील्ड कहलाएगा, वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाएगा। किसके लिए? +3 के लिए। और En से लेकर ये पूरा वीक फील्ड कहलाएगा। किसके लिए? +2 के लिए, ब्लू वाला। लेकिन एक्सेप्ट द केस ऑफ CO+3, CO+3 में H2O, C2O4 -2, OH minus, O -2, they act as a strong field ligand, मतलब ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। बंधु नोट डाउन किए? कोई फिर से बता दो मेरे को, एक कोई आप में से बताओ समझे क्या। अगर +2 है तो कहां तक हम वीक फील्ड लिगेंड मान के चलेंगे? ये तक सर। I नेगेटिव से En। I नेगेटिव से En वीक फील्ड होगा। और अगर +3 है तो कहां तक वीक मान के चलेंगे? I नेगेटिव से H2 तक सर। I नेगेटिव से H2O तक। लेकिन CO+3 है तो क्या लेके चलोगे? सर H2O O2 नेगेटिव, CO4 -2, OH नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके लिए। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और +4 में क्या लेके चलोगे? सभी स्ट्रॉन्ग, सारे स्ट्रॉन्ग है। सब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग इस सीक्वेंस को स्ट्रॉन्ग और वीक कहने की बात क्या सही कहते हैं कि दे आर द वीक फील्ड एंड दे आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड? नो क्या ये चेंज करता है प्रॉपर्टी? चेंज करता है। अगर सिर्फ लिगेंड्स की फील्ड को देखें तब हम कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी अलग अलग है। लिखा था ना, नेचर ऑफ द लिगेंड्स, नेचर ऑफ द लिगेंड्स पे डिपेंड करता है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना शेयर करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना बाहर धक्का करके रखा अपनी। लेकिन जो सेंट्रल एटम पर जो d ऑर्बिटल पे उनकी इंपैक्ट होगी वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स, that is the hybridization of the ligands, geometry of the ligands, oxidation state of the ligands, and the existing electron is in the 3D or 4D or 5D। मैं क्लियर हूं इस बात पर? यस फाइन। क्योंकि तो किस बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि कोई लिगेंड स्ट्रांग है या फील्ड है, मतलब स्ट्रांग है या वीक है? क्या जी बोले सर, किस बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि कोई भी लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है? भाई? अगर सेंट्रल एटम हटा दो और एक Cl नेगेटिव चार्ज रख दो और एक I नेगेटिव चार्ज रख दो और उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को आप मेजर कर लो। सर तो यहाँ पे तो न्यूट्रल भी है ना? क्या न्यूट्रल? सर यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशीज भी तो है। क्यों, न्यूट्रल पे लोन पे नहीं है? हाँ सर है। तो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखोगे ना इसको, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। हाँ सर।
तो कंडीशन अलग अलग, नेचर ऑफ लिगेंड्स अलग अलग है ना। हाँ तो ये क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन रख दिया, फील्ड बना रहा है, उसको मेजर कर दिया अप्लायंस से, फिजिकली मेजर किया उसको, लेकिन सेंट्रल एटम पे उनकी इंपैक्ट कितनी होगी वो तो और भी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। सेंट्रल एटम उसको कितने नजदीक अपने पास बुला लेगा उस पर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा, डी ऑर्बिटल्स किस पर इंपैक्ट देनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। समझ आ रही बात है? yes sir. अब भैया ये तो सिंपल सी बात हो गई, एक मजबूत दीवार है तो उसको कौन तोड़ेगा? बोलोगे जो मस्कुलर, जो बढ़िया हेल्दी है, हो सका बहुत जिम उम करता वो तोड़ देगा। लेकिन अब मानो वो दीवार कागज की है तो वो जो कमजोर है वो भी तो तोड़ ही देगा। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? अगर दीवार ही कच्चा है तो उसको तो एक कमजोर भी तोड़ देगा, बच्चा भी जाके धक्का मार देगा। तो आई नेगेटिव बच्चा है, Cl नेगेटिव बिल्कुल बच्चा है, लेकिन अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन के नजदीक में और उसकी इंपैक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि रेडियस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। अब क्लियर हूं? अरे क्लियर है ना? Yes, sir. अब बहुत हो गया, पक गया मैं। क्लियर? अब ये स्प्लिटिंग का इंपैक्ट क्या है और कैसे इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। जैसे फिर से आता हूं मैं यहां पर कि मान लो यहां से ड्रॉ करता हूं कि भैया स्प्लिट हो गया। ये जब डी ऑर्बिटल ओरिजिनली था, जब यहां पर डी ऑर्बिटल डी जनरेट था, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, CO+3 का ही एग्जांपल रख लेता हूं मैं। अब जब लिगेंड्स डिस्टेंस पे था कुछ, तो सभी डी पर यूनिफॉर्मली इंपैक्ट दिया और सभी का एनर्जी सेम लेवल से बढ़ा दिया। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, दैट इज स्टेट 1, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट, स्टेट 2 दैट इज एक्साइटेड स्टेट। फिर और नजदीक आया तो इसने दो भाग में एनर्जी को डिवाइड कर दिया। अब कंडीशन आ गई इस तरीके से, लाइक दिस। अब बताओ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते थे, जब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखते थे, तो डी में 5 ऑर्बिटल में 1 1 1 किस कारण से लिखते थे? अरे सबकी एनर्जी सेम है तभी लिखते थे ना। Yes, sir. अब अगर कोई कहेगा ना जी ये 5 डी का एनर्जी सेम नहीं है, इसमें से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का ज्यादा एनर्जी है और डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का कम एनर्जी है, तो किसको भरोगे? आप क्या लगाओगे रूल? अब प्रिंसिपल कैसे लगाओगे? क्या डी को इक्वली पांचों को भरोगे या पहले तुम लोअर एनर्जी वाला भरोगे फिर इसको भरोगे? पहले लोअर पहले लोअर एनर्जी वाला। तो भैया जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे कि 1 1 1 1 सब में भरे थे, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, आइसोलेशन में है, इस पे कोई किसी का इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ हम ऑर्बिटल की एनर्जी देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिए। तो इसमें अरे यार हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगा लिए और अरेंज कर दिए। लेकिन कहता है कि नहीं जी, कोई अगर आया इसके पास में तो उसका डी ऑर्बिटल ऐसे दिखने वाला है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरोगे या पहले इसको भर दोगे फिर इसको भरोगे? पहले नीचे वाला। अब एक कंडीशन आ सकता है यहाँ पर, जैसे ही स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ, अब हो सकता है कि ये सारा इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रांसफर कर जाए, और नीचे अगर ट्रांसफर कर गया, CO+3 का मैं फिर से लिख रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 4s खाली बैठा हुआ है, 4p भी खाली बैठा हुआ है और 4d भी खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। अगर 6 लिगेंड्स आता तो वो इन ऑर्बिटल से अपनी बॉन्डिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर लिगेंड्स के फील्ड के इंपैक्ट से इसका स्प्लिटिंग हो गया, और स्प्लिटिंग होते ही इसका डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब खाली हो गया, हाँ या ना? यस क्या ये भरा रहा या इसमें से ये दोनों खाली हो गया है? तो खाली हो गया। ये हो गया। इसमें चला गया ना, किस पे आ गया? डी एक्स वाई वाई जेड
dZx और ये खाली हो गया। तो अब बताओ लिगेंड्स क्या इसके खाली होने के बाद भी यहीं से बॉन्ड बनाएगा या ग्राउंड ये लोअर एनर्जी से स्टार्ट कर देगा? क्या इस 2D को इंक्लूड करेगा या इसको दो को इंक्लूड कर लेगा? 3D को इंक्लूड करेगा। इसको include कर लेगा। तो जहां sp3d2 होना था अब हो गया d2sp3। यस सर। Yes, sir. अरे समझ में आ रही बातें? जहां sp3d2 हो सकता था वहां हो गया d2sp3, क्योंकि अंदर वाली जब 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 सेंट्रल एटम के नजदीक लिगेंड्स आ रहा है उस लिगेंड्स के इंपैक्ट के कारण इसका एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो डी में था वो चेंज कर गया, और चेंज करने से यहां 2 ऑर्बिटल खाली हो गया तो नजदीक आके उसी से बॉन्ड बना लेगा। तो जो Yes, sir. हाइब्रिडेशन d2sp3d2 होनी थी अब हो गया वो d2sp3। बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। सो अगर लिगेंड्स Yes, नजदीक आ रहा है, डी की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज हो रही है, तो फिर देखेगा कि अरेंजमेंट चेंज होने के बाद कहां ऑर्बिटल खाली है, लोअर एनर्जी। और अगर 3D खाली रहा तो 4D को तो इंक्लूड नहीं करेगा, लोअर एम्प्टी ऑर्बिटल्स को ही इंक्लूड कर लेगा हाइब्रिडेशन में। तो एक तो ये चेंज हो गया कि अगर 6 लिगेंड्स हैं और जरूरी नहीं है कि वो sp3d2 ही आए, ये d2sp3 भी हो सकता था। मैंने कहा था दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड inner d orbital and outer d orbital complexes in valence bond theory। क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एनर्जी स्प्लिटिंग की बात किया था? नो सर। नहीं। तो क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर यही CO+3 पर एनर्जी डिवाइड ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज कर गया तो वही CO+3 में d2sp3 हो सकता था, नहीं तो sp3d2 भी हो सकता था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी was not able to explain properly the inner d orbital complex or outer d orbital complex, या कहो हाइब्रिडेशन को प्रॉपर्ली वो डिफाइन नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सेंट्रल एटम का जो वैलेंस एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज करता है बिफोर गेटिंग पार्टिसिपेटेड इन कॉम्प्लेक्सेस। अरे बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नींद आ रहा है? No, sir. नो सर। No, sir. fine। नो सर। तो अब बताओ क्या क्या हो सकता है, फिर से इसको उठाते हैं अब हम। जैसे अगर d ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर गया है इसमें और 3 यहां पर आ गया है, दिस इज dxy dyz एंड dzx, और ये हो गया dx² y² और ये हो गया dz²। अब इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में था लाइक दिस, तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे एक और इसका बीच की जो स्प्लिटिंग जो एनर्जी गैप दिया जाता है वो ऑक्टाहेड्रल है ना, 6 लिगेंड्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ऑक्टाहेड्रल में ये 2 एनर्जी लेवल बना, Eg और T2g। 2 ही एनर्जी लेवल क्यों बना? क्योंकि भैया d ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस आता है, तो जो अलोंग द एक्सिस है वो एक ग्रुप में चला गया, जो इन बिटवीन था वो अलग ग्रुप में चला गया, तो 2 एनर्जी में डिवाइड कर गया। ये जरूरी नहीं है कि 2 ही में डिवाइड होता है, सभी में। स्क्वायर प्लेनर में 4 लेवल में डिवाइड हो जाता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 3-4 लेवल में डिवाइड हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल में 2 ग्रुप में डिवाइड होता है क्योंकि अलोंग द एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस एक ग्रुप में, इन बिटवीन एक्सिस अलग ग्रुप में। सो 2 एनर्जी लेवल में ये डिवाइड कर जाता है। अब अगर आप खुद ही बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, ये लो एनर्जी ऑर्बिटल खाली है, आप खुद भी जानते हो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से आप नॉकआउट कर दो, बाहर कर दो या खाली कर दो, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में ही रहेगा, हायर एनर्जी में ही रहेगा, या तुरंत लोअर एनर्जी में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा? पहले तो इस तरह से था क्योंकि सबकी एनर्जी सेम थी। अब कहता है ना जी अब ऐसा हो गया है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहीं टंगा रहेगा या वो लोअर एनर्जी में शिफ्ट करना चाहेगा? शिफ्ट करेगा। लोअर एनर्जी में शिफ्ट करना चाहेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होना स्टार्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया अब नीचे खाली हो गया है जगह, तो चलो लोअर एनर्जी में चलते हैं हम लोग। लेकिन जब लोअर एनर्जी में शिफ्ट करेगा तो यह ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और ये भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर एक टर्म आ जाता है
पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी मतलब लिखो लिखो लिखो, पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी। आप बताओ एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी लगाना पड़ेगा? रिलीज होगा। रिलीज होगा। एक इलेक्ट्रॉन के फील्ड में दूसरा इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, तो लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा जी। सर लेकिन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है तो रिलीज ही ना। वो अलग बात है, मैं कह रहा हूं यहां रखने में, अरे कहीं और भाग जाए, यहां रखने में, उसी रूम में रखने में। आप बताओ कोई भी रिएक्शन ओवरऑल रिलीज होगा या ओवरऑल एब्जॉर्ब होगा, डिपेंड करता है ना सप्लाई कितना रिलीज कितना। यस सर। अरे तो नीचे आ रहा होगा तो रिलीज तो कर ही रहा होगा, गारंटेड, लेकिन कुछ यूज भी तो हो रहा होगा, इसलिए यूज हो रहा होगा। पेयरिंग कर अरे रहे हैं। रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करके वहां जगह बना रहा है ना अपना। यस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी देते हो ना, और स्टेबल बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज कर गया। अरे दो जूल सप्लाई किया और 5 जूल रिलीज हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन पॉसिबल है। सो नीचे आते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा? जो गैप इन एनर्जी है, दिस वन, हाँ या ना? यस सर। तो गैप इन एनर्जी है उतना लूज कर रहा होगा। अब आपका अगर हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो रिलीज हो रहा है वो 10 जूल है और इसको पेयर करने में 12 जूल हमको लगेगा, तो बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि भैया रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने में, अरे कोई भी रिपल्सिव फोर्स है तो उसको एनर्जी लगाओगे तभी ना जाएगा उसके पास में। यस सर। तो Yes, इसको sir. पेयर करने में 12 जूल लग रहा है और रिलीज हो रहा है सिर्फ रिएक्शन है, ए टू बी रिएक्शन है। तुम बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगा रहे हो 100 जूल, और बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 50 जूल रिलीज हो रहा है, और लगाया कितना? 100 जूल। तो क्या ये नेट एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना? यस सर। Yes, तो sir. क्या ये एनर्जी नेचुरली पॉसिबल है? नो सर। No, या sir. सप्लाई कम होता और रिलीज 500 होता तो? पॉसिबल। ये रिएक्शन अब अपने आप होगा ना? यस सर। तो बताओ अगर 12 जूल पेयर करने में लगता है और 10 जूल नीचे आने में रिलीज करेगा, तो क्या ये अपने आप होगा या फोर्स करना पड़ेगा हमको बाहर से? फोर्स करना Force करना पड़ेगा. पड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर 10 जूल पेयर करने में लगता और 12 जूल नीचे जाते वक्त रिलीज होता, तो अब बताओ Sir, हो जाता. अपने आप हो जाता. अब अपने आप इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में शिफ्ट कर गया होता। Yes, sir. समझ आया क्या बोला मैंने? तो ये बताओ अगर केस 1 splitting energy, the energy difference between the two is greater than pairing energy. Second case, if splitted, the difference of energy is less than pairing energy. थर्ड केस क्या? बस हो गया, लिखो यहाँ पेयरिंग एनर्जी लिखो पहले। पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी required to, pairing energy is the energy required to, pairing energy is the energy required to pair the electron, required लिखा हूं, लगना है। pairing energy is the energy required to pair the electron. if case 1, if case 1, बताओ भाई क्या बोलूं मैं, इलेक्ट्रॉन अपने आप नीचे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हाँ जी, Sir, आएगा. आ जाएगा ना, यस सर। क्योंकि रिलीज ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है। रिलीज ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है। यस। तो लिखो द एनर्जी कैन शिफ्ट फ्रॉम, द एनर्जी कैन शिफ्ट फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स।
द इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट फ्रॉम Eg और T2G ही नहीं बोल रहा हूं, ये Eg और T2G क्या सभी के लिए है बच्चे, या सिर्फ ऑक्टा का ले रहा हूं? ये एनर्जी लेवल्स इस तरह से स्प्लिट होगा, सर ऑक्टा का सिर्फ ऑक्टा का होगा ना, तो जनरल लिखवा रहा हूं कि अगर इफ द फर्स्ट केस, हालांकि ओ लिख दिया मैंने, लिखना नहीं चाहिए था मुझे, सिर्फ ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल बना देते हैं सिर्फ, कि अगर एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिटल्स और टू और मोर ऑर्बिटल्स, तो पहला केस अगर होता है तो द इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। केस 2 क्या बोलोगे इसमें, चेंज होगा या उसी तरह से पड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन? पड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन। पड़ा रहेगा, तो लिखो देयर विल बी नो चेंज और नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन between the d orbitals. There will be no transfer of electrons between the d electrons. फिर लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the Between transfer the of electron, हाँ जी, between the there will be no shifting of electron between d orbitals. कौन सा? केस 2 में। अरे समझ के लिखना, मेरे बोलने पे मत लिखना, समझ लो, कॉमन सेंस है, लिखना तभी, ऐसे मत लिखना, नहीं तो पूछ लो मेरे से, 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट, हाँ जी बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो ना, स्पीकर लगाया नहीं हूं मैं, थोड़ा काम तक कम आता है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, आगे बढ़ो। यस हाँ जी लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नीचे जनरल स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस between d orbitals, electron transitions between d orbitals is termed as dd transition of electron or hole transition, hole HOLE, hole transition, dd transition of electron और hole transition। hole transition मतलब, अरे भैया इस हाथ में पेन है, ये हाथ खाली है, तो मैं कहूं कि पेन ट्रांजिट कर गया या खाली पूरा जगह यहां से यहां आ गया? यस सर अरे भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ गया, या कह लो नीचे का खाली जगह ऊपर चला गया, यस सर तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, डीडी ट्रांजिशन भी कहते हैं, या फिर होल ट्रांजिशन भी कहते हैं। और फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, दिस ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल to give this DD transition is responsible to give characteristic color this transition is responsible for characteristic color of the complex। भैया इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये पढ़ रखे हो पहले भी कि दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो अलग अलग कलर का लाइट एमिट करेगा। क्यों? सारे लिगेंड्स में क्या ये एनर्जी गैप का वैल्यू सेम है या अलग अलग होगा? सर अलग होगा अलग होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो बताओ ये केस किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह जब बिहेव कर रहा होगा लिगेंड्स, या जब वीक फील्ड की तरह लिगेंड्स बिहेव कर रहा होगा?
स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, तभी ना ये स्प्लिटिंग, ज्यादा डिफरेंस होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। यस Yes, सर sir. तो ये किस में पाया जाता है? इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। Yes, sir. क्लियर हूं मैं? Yes, अब sir. नेक्स्ट पॉइंट बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है और अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे पहुंच गया, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेम रहेगा? नो सर नहीं होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डिफरेंसेस हो गया। यस फिर लिखो एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस dd ट्रांजिशन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विल चेंज। because of this dd transition, because of these dd transitions, the magnetic moment of the complexes will change. The magnetic moment of the complexes will change. मान लो वीक फील्ड होता तो ये ट्रांजिशन होता या नहीं होता? नहीं होता नहीं होता। तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया, ये एनर्जी गैप बढ़ गया, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो पेयरिंग हो जाएगा। और Yes, उस sir. केस में कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, इसका मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करेगा। यस सर Yes, sir. तो क्या देयर इज अ डिफरेंस इन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा ना। तो जहां मैग्नेटिक Yes, मोमेंट yes. लिख लो, वहीं ब्रैकेट में लिख लो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? अरे पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करेगा, डायमैग्नेटिक नहीं करेगा। सो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज करेगा। वही Mn+2, वही Mn+2 वीक फील्ड में हो सकता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट शो करे, और हो सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाए। मान लो कि अगर 5 ही लगे, 1 2 3 4, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तो भैया सारा पेयर नहीं हो जाता ना, या बोलूंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया है। बच्चे समझो, क्या मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड से हमेशा गायब हो जाएगा, या गायब भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है? गायब भी हो सकता अगर 5 ही इलेक्ट्रॉन होता तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं? नो सर नो सर अगर 5 ही इलेक्ट्रॉन होता, मान लो यहाँ 5 ही इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अगर होता, तो क्या अगर ये कह सकते थे आप, उसमें मत जाना कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो गया। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होता तो इसमें पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मिल रहा है, हाई मैग्नेटिक मोमेंट, और यही शिफ्ट कर दिया होता तो अब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता, तो लो मैग्नेटिक मोमेंट। यस सर तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में डाया ही हो जाएगा, या मैग्नेटिक मोमेंट पे फर्क पड़ेगा, बोलना सही है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फर्क पड़ेगा क्या स्पिन पर फर्क पड़ रहा है? अरे स्पिन पे तो फर्क पड़ रहा है ना, पेयर हो रहा है तो। यस सर मल्टीप्लिसिटी पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कितने मल्टीप्लिसिटी होगा? 2s+1 हाई स्पिन, प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, ज्यादा स्पिन है, यस सर और यही नीचे आ गया तो कम स्पिन हो जाएगा कम हो जाएगा तो हाई स्पिन किस में मिलेगा? जब पेयरिंग होगा या जब पेयरिंग नहीं होगा? हाई स्पिन कब मिलेगा? पेयरिंग नहीं हो नहीं होगा। जब पेयरिंग नहीं होगा तो हाई स्पिन है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में मिलेगा या वीक फील्ड में मिलेगा? वीक फील्ड में मिलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड में जी सर वीक फील्ड ये एनर्जी छोटा है ना, यही एनर्जी कम गैप है, एनर्जी गैप कम है तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, कम करेगा तो नीचे आना नहीं चाहेगा। ये ज्यादा गैप है तो नीचे आते वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वही रिलीज एनर्जी यूज कर लेगा पेयर होने में। तो अगर वीक फील्ड हुआ, चलो यहाँ लिखवा मेरे को,
क्वेश्चन पे करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। पहले बताओ, कलर भी शो हाई नहीं। स्पिन से लो स्पिन जाने के लिए, एक हाई स्पिन टू लो स्पिन, किस केस में जल्दी बताओ, जब इम्पैक्ट स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग होगा। Strong होगा। स्ट्रांग होगा। जब स्ट्रांग फील्ड अगर काम आ गया और यहां पर स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। समझ आ रही बातें? यस। यस सर। हाई मैग्नेटिक बिहेवियर या हाई मैग्नेटिक मोमेंट टू लो मैग्नेटिक मोमेंट, अगेन पेयरिंग की पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। क्लियर हो गया इस बात पर? यस सर। यस सर। तो आप जब भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सोच के देखो ना, अगर कोई लिगेंड आ रहा है और डी ऑर्बिटल्स का सारा एनर्जी का तहस नहस कर दिया, अलग अलग एनर्जी लेवल में बांट दिया, तो इलेक्ट्रॉन हायर से नीचे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे आएगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ रिपल्सिव फोर्स होगा, तो थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको उसमें पुश होने के लिए। आप बाहर से एनर्जी नहीं लगा, नेचुरली होने की बात कर रहे हैं। तो अगर रिलीज एनर्जी बढ़िया अच्छा खासा है और पेयर होने में कम एनर्जी लग रहा है तो चला जाएगा। अब कह रहा है भैया मेरे जगह पे आओगे तो तुम्हें 50 जूल लगानी पड़ेगी और तुम रिलीज ही 2 जूल कर रहे हो, तब नहीं होगा। तो एनर्जी रिलीज कब ज्यादा होगा? जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग ज्यादा कब होगा? जब फील्ड इंपैक्ट स्ट्रांग लगेगा, और तभी जाकर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। नीचे आया तो स्पिन में चेंज कर गया, मल्टीप्लिसिटी चेंज कर गया, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया। और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिट किया तो कलर गिविंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कॉम्प्लेक्सेस में। बंधु बताओ, देखो धीरे धीरे लोग ड्रॉप कर रहे हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को क्या बोले, कोई मैसेज कर रहा है पेयरिंग वाला फिर से। खुशी बताओ, खुशी माइक ऑन करो और बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है पेयरिंग वाले में। देखो, अगर किसी एक डब्बे में यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठा हुआ है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल आप कहते हो पेयरिंग स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी लूज कर रहा होगा इसलिए वो स्टेबल होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन को यहां लाने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें दम लगानी पड़ेगी। अरे भाई को कॉमन सेंस बताओ ना, 2 नेगेटिव चार्ज को नजदीक लाओगे तो एनर्जी लगाओगे या अपने आप आ जाएगा? बताओ। लगाना पड़ेगा एनर्जी। अरे 2 नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्सेस को पुश करना पड़ेगा ना, एनर्जी लगानी पड़ेगी ना उसमें। यस सर। और जो एनर्जी लगाते हैं उसको पेयरिंग एनर्जी कह दिए। यस सर। तो अब एनर्जी लगाएंगे, लगाने के इसको मिलेगा कहां से एनर्जी? जल्दी बता दो इसको। एनर्जी जो रिलीज, इसके साथ पेयर होने में जो एनर्जी लगेगा वो कहां से आएगा? रिलीज एनर्जी से। ये रिलीज एनर्जी से। तो अगर मुझे एनर्जी की जरूरत है पेयर होने के लिए 10 जूल और मुझे रिलीज होता नजर आ रहा है 100 जूल, तो मस्ती से जाएगा ना। यस सर। और अगर हमको एनर्जी लगनी है 10 जूल और हम नीचे आते वक्त सिर्फ 2 ही जूल छोड़ पा रहे हैं, तो क्या हो पाएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन? ये अपने आप आएगा? ये तो वही बात हो गई ना जो रिएक्शन लिखते हो, whether the reaction is exothermic और endothermic, एनर्जी लग नहीं रहा है, एनर्जी रिलीज भी हो रहा है, ओवरऑल रिलीज होनी चाहिए। तो सोचो ना, ओवरऑल एनर्जी रिलीज कब होता नजर आएगा? तुम्हारे पास एक माइनस एनर्जी है, एक प्लस एनर्जी है, तो ओवरऑल माइनस कब होगा यही सोच के बताओ ना। अरे जब रिलीज ज्यादा होगा तभी ना ओवरऑल नेगेटिव आएगा एनर्जी। यस सर। और ओवरऑल नेगेटिव आएगा मतलब ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगा, तभी अपने आप नीचे आएगा। आप इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कब बोलोगे? जब हमको लग रहा है ज्यादा, रिलीज कम हो रहा है, तो ओवरऑल प्लस हो गया। ओवरऑल प्लस होने पर वो नहीं होता अपने आप। तो यहां पर ओवरऑल नेगेटिव कब होगा? ये नेगेटिव है और इनको पेयर करने वाला एनर्जी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल नेगेटिव कब होगा? जब ये बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ये बड़ा गैप कब होगा? जब इंपैक्ट मस्त स्ट्रॉन्गर होगा। आई होप हम क्लियर है यहां तक। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पर बस थोड़ा सा इसका जो मैंने एक डायग्राम पेस्ट किया था, क्योंकि इस पे मेन तो क्वेश्चंस आने हैं हमारे लिए, इसको अप्लाई कैसे करें। ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Little. Yes, sir. तो ये कौन सा हो गया? ग्राउंड स्टेट। Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा हो गया? एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अरे स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड फिजिक्स में पढ़े होगे ना? यस सर। जब वो दूर से आता है तो उसमें स्फीयर की तरफ सभी तरफ उसको होमोजेनियसली उसमें सेम इंपैक्ट ली जाती है, तो सबका एनर्जी एवरेज में सेम लेवल से बढ़ा देता है। जब बहुत नजदीक आ गया तो स्प्लिट कर दिया, ये Eg, ये T2G और एनर्जी गैप को डेल्टा नॉट, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बोल रहे हैं। ये जो सेंट्रल लाइन होता है इसका एनर्जी जो होता है, ये सेंट्रल लाइन बेरी सेंटर कहते हैं। दिस लाइन इज टर्म्ड एज बेरी सेंटर। कौन सा एनर्जी? जो कि एक्साइटेड के बाद दिख रहा है आपको। सो जीरो एनर्जी लेवल जो दिख रहा है आपको, जीरो एनर्जी मतलब एक्साइटेड के बाद। अभी क्या हो गया इसका? सो यहां पर दिस एनर्जी लेवल इज टर्म्ड एज बेरी सेंटर, और इसको जीरो मान लेते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं। टोटल 10 लेम्डा 10 डेल्टा नॉट शो करते हैं। मतलब ये टोटल अगर 10 भाग में बांटते हैं, जो भी है 50 जूल है, तो इसको 10 मानकर अगर डिवाइड करते हैं और इसको जीरो मान लेते हैं, तो ये एनर्जी ऊपर जाता है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट से, और ये जो नीचे आता है ये माइनस 0.4 डेल्टा नॉट से नीचे आता है। देखो समझ में आया क्या बोला मैंने? सर एक बार फिर से बताइए। ये बेरी सेंटर हो गया ये वाला, और ये आ गया 2 लेवल, और यहाँ आ गया 3। तो इस एनर्जी को जीरो एनर्जी मान लो, इसको बेरी सेंटर कह दिया। इस सेंटर से, इस एनर्जी लेवल से ये ऊपर होता है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट से, और ये नीचे होता है माइनस 0.4 डेल्टा नॉट से। मतलब अगर टोटल डेल्टा नॉट का वैल्यू मान लो, अगर टोटल डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर 20 जूल है, अगर 20 जूल है, तो ये इससे ऊपर रहेगा 0.6 इंटू 20 से, और नीचे आएगा 0.4 इंटू 20 जूल रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां होता तो यहां ऊपर गया, इस लेवल से ऊपर गया, तो इतना एनर्जी, देखो ना, ये एक्साइटेड लेवल है ना? यस सर। अरे यहाँ पर x जूल था, यहाँ y जूल हो गया। अब इसी y जूल को 2 भाग में बांटा है ना, अब फिर से एक पर ज्यादा इंपैक्ट आया, एक पर कम इंपैक्ट आया। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर भागा तो कितना एनर्जी गेन किया? इनके बीच का 20 जूल का गैप है अगर, तो 0.6 इंटू 20 गेन कर लिया एनर्जी, और यहां से नीचे आया तो कितना लूज किया? 0.4 इंटू डेल्टा नॉट। नहीं समझ में आया? सर स्प्लिट होने के बाद तीनों जो ऑर्बिटल है वो एवरेज से भी कम एनर्जी को रहता है। कौन सा एवरेज से भी? इससे ऊपर है ये, इससे ऊपर है ये। यस सर। भाई ये पेन की एनर्जी है, लिगेंड आया तो ये अब एनर्जी है, अब इसी से और ऊपर गया और इससे नीचे आया, यस सर। यस सर। ओवरऑल सबका बढ़ रहा है, ओवरऑल सबका बढ़ रहा है। एक बात इस बार और बता, एग्जांपल लेके बताता हूं। क्वेश्चंस भी बहुत सारे लाए था आज। मतलब ये 1 2 3 4 5 पहले था, फिर 1 2 3 4 5 इधर आ गया बेरी सेंटर, फिर 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब ये मिड लाइन है, इस मिड लाइन से ऊपर जाने का मतलब हो गया, यहां पर ये मिड लाइन हो गया बेरी सेंटर, और ये जो ऊपर गया है ये 0.6 डेल्टा नॉट से ऊपर गया है, और जो नीचे आया है वो नेगेटिव 0.4 डेल्टा नॉट से नीचे आया। इसका मतलब मान लो
मान लो अगर कोई कहता है कि बताओ इसका मीन, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर आ गया है, तो ये कितना एनर्जी लूज किया होगा? तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप अगर टोटल मान लो 500 जूल है, बहुत ज्यादा लिख दिया, फिर मान लो इन दोनों गैप, तो ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया होगा तो एवरेज में कितनी एनर्जी लूज किया होगा? तो हम कहेंगे दैट इज 0.4 इंटू 500 जूल कम हुआ होगा इस बेरी सेंटर से। समझ में आ रही बात? अभी क्वेश्चन यही इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट किया होगा तो बताओ ये कितनी एनर्जी गेन किया होगा? तो दैट इज प्लस 0.6 इंटू एनर्जी गैप, इंटू एनर्जी गैप। अरे यार कहाँ गया? हाँ, इंटू 500 इंटू 500। अगर कोई कहता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट था और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो बताओ ओवरऑल क्या एनर्जी चेंजेस आई होंगी इसमें? तो सीधा क्या बोलोगे? लूज ही कर रहा होगा ना, टोटल मिलाकर 10 आ रहा है ना ये। मैं Yes, sir. कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर Yes, sir. यहां से यहां आया होगा तो कितना गेन किया होगा एनर्जी इस एक्साइटेड एनर्जी लेवल से? 0.6 इंटू एनर्जी गैप। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा तो इसके कंपैरिजन में कितना लूज किया होगा? 0.4 इंटू 500। अरे कुछ समझ में आया? इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देयर इज अ टर्म क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जब क्रिस्टल बन गया, स्प्लिटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज हुआ, तो कितना से क्रिस्टल स्टेबलाइज हुआ या अनस्टेबलाइज हो गया? एनर्जी अगर ओवरऑल एनर्जी लूज हुआ होगा तो स्टेबल हो गया होगा। मान लो लिगेंड्स बनते वक्त इलेक्ट्रॉन नीचे धड़ पहुंचने लग गया और ओवरऑल एनर्जी रिलीज होता जा रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगी? Yes, sir. अरे हाँ या ना बोलो ना कोई। Yes, sir. Yes, sir. होगा ना स्टेबल ओवरऑल? The question Yes, is sir. yes, sir. एक क्वेश्चन पे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे था, चलो एक जनरल आंसर दो ना, कोई छोड़ दो कि नहीं कुछ जानते हो, बस ऐसे एक जनरल आंसर दे दो। ऐसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट था, अब ये इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ नीचे आ गया, तो बताओ ये स्टेबल हुआ होगा या अनस्टेबल हुआ होगा? बता दो खुद ही। Stable हुआ होगा। Sir, stable हुआ होगा. पहली की एनर्जी निकाल ले जब ऐसा था, बाद की एनर्जी निकाल ले जब सब नीचे आ गया, और दोनों का एनर्जी डिफरेंस ले ले। पहले कैसे अरेंज था इलेक्ट्रॉन? इस तरीके से, Yes, sir. 2 इधर 3 इधर, फिर स्प्लिटिंग ज्यादा से इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, फिर एनर्जी निकाल ले नया सिस्टम में, नया कॉन्फ़िगरेशन में, Yes. और दोनों का डिफरेंस ले ले। अगर कोई भी ए से बी बन रहा है तो बी का एनर्जी माइनस ए का एनर्जी ही तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। Yes, sir. Yes. तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या था? लिगेंड्स के फील्ड के इंपैक्ट के बाद क्या हो गया? उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस ही बताएगा कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है। Yes, sir. और उसी को नाम दिया जाता है CFSE। सोचो ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी पढ़े थे? क्या था रेजोनेंस एनर्जी? Yes, sir. Hybrid minus canonical structure. हाइब्रिड माइनस केमिकल स्ट्रक्चर। मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तब की एनर्जी निकाल लिया, और जब एक जगह बैठा था तब की एनर्जी निकाल लिया, उनकी डिफरेंस Yes, ले sir. लिया। अगर ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होता था तो चीजें स्टेबल होती थी या अनस्टेबल ज्यादा होती थी? स्टेबल होती थी, ज्यादा स्टेबल होती थी। ज्यादा। तो ज्यादा CFSE हुआ तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ज्यादा Stable स्टेबल होगा। होगा। ज्यादा स्टेबल होगा. जैसे वो रेजोनेंस एनर्जी है कि रेजोनेंस के कारण कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो CFSE भी मतलब क्रिस्टल फील्ड अप्लाई करने के बाद कितना ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुआ, Yes, sir. और ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो हायर द Yes. CFSE हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस बिटवीन किसके बीच का देखेंगे? मींस तुम किसके बीच लेते हो रेजोनेंस में? एक जब इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था ओरिजिनली तुमने जो ड्रॉ किया, एक जब Yes, उसको sir. घूमना स्टार्ट किया, यस सर. तो तुम्हारे पास क्या क्या सिचुएशन है? चलो बताओ।
सर तो बैठा हुआ हम लोग इसको लेंगे ना, जो हम लोग निकाले यहाँ पे ये 0.6 ये जब लिगेंड पहुंच गया नीचे जब पहुंच गया तब तब ये बैठा हुआ है ऐसा, लेकिन ये ज्यादा था पेयरिंग एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन नीचे भाग गया। नेक्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन जब 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन वो जहाँ बैठा हुआ था पहले अपना प्लेस पे, उसका पहले। जब नीचे पहुंच गया वो सेकंड, और दोनों के बीच का सॉरी डिफरेंस। अच्छा तुम डिफरेंस मांग रहे हो, सॉरी पहले कहां से, यहां से मेजर कर रहे हैं ना हम, यस सर, यहां से मेजर, सॉरी मैं गलत हो गया, यहां से मेजर कर रहे हैं ना हम लोग डिफरेंसेस कि पहले ऐसा Yes, sir. था और फिर Yes, sir. ऐसा हो गया, तो हम Yes, लोग sir. कौन सा एनर्जी डिफरेंस लेंगे, इसका एनर्जी हाँ सर, और फिर जो ये हुआ उसका और डिफरेंस। फिर जो भी चेंज हुआ ऐसा ही रह गया या इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तब देख लेंगे। समझाए क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, तो कौन सा एनर्जी डिफरेंस लेनी है हमको सीएफएससी निकालने के लिए? सेकंड स्टेट का और फिर थर्ड स्टेट में पहुंच के जो उसका फाइनल आया उसका। ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेट का एनर्जी, और जो Yes, फाइनल sir. कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है आफ्टर कंसीडरिंग द क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल लिगेंड फील्ड थ्योरी, यस सर, उन दोनों का डिफरेंस ही सीएफएससी कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाता है। और ये एनर्जी जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। चलो Yes, बहुत sir. बहुत शुक्रिया आज के लिए, ठीक है जी। देख लो 15 लोग बच गए हैं। अब 12 ग्राम क्या T2G का एनर्जी साइड स्टेट से भी कम हो जाता है सर, मतलब वीक फील्ड लिगेंड कलर शो नहीं करेगा। दिलशान ऐसा नहीं कहेंगे हम, ये आएंगे अभी। मैंने सिर्फ आपको दिलशान सिर्फ मैंने इतना बताया कि क्या क्या वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप समझिए। मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे चेंज होता है वो बताया, और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से कलर पे क्या फर्क हो सकता है या कलर कैसे जनरेट हो सकता है उसकी बात किया मैंने। फिर स्पिन पर क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी एक जनरलाइज बता दिया। मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी बता दिया। मैंने ये नहीं कहा आप बताओ वीक फील्ड लिगेंड कोई काम का चीज है या वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सकता है, बताओ ना जी। अरे बोलो ना बंधु, ये जो लिस्ट दिया है, वीक फील्ड भी स्ट्रांग हो। अरे ये जो लिस्ट दिया है क्या ये लिख सकते हैं हम इसमें कि आई नेगेटिव में पेयरिंग नहीं होगा, क्या जनरल बोल सकते हो? बोलो, क्या मैं No, sir, जनरल अगर बोल सकता oxidation हूं कि state Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं बोल सकते हैं ना हम, क्योंकि सेंट्रल No, एटम sir. को देखना पड़ेगा। यस सर, अब वीक फील्ड लिगेंड बोलकर ये हाँ एक जनरल बोल देते हैं कि वीक फील्ड होगा, तो मतलब जब भी आप बोलते हो कि वीक फील्ड होगा इसका मतलब क्या, मतलब नेट इंपैक्ट कम है, यही बोलना चाह रहे हो ना हम। यस सर, जैसे हमने लिखा हाई स्पिन से लो स्पिन जाता होगा, मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में मतलब इसको डिनोट कर रहे हैं या ओवरऑल जब इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ होगा वो बता रहा हूं, ओवरऑल ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब फिर एग्जांपल लेना स्टार्ट करेंगे, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो स्क्वायर प्लेनर पढ़नी है, टेट्राहेड्रल पढ़नी है और भी कॉम्प्लेक्सेस पढ़नी है, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। कलर पे पूरा एक लेक्चर होगा कि कलर आप कैसे देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, फिर ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसे देखते हो, IUPAC कैसे देखोगे, आइसोमेरिज्म कैसे देखोगे, ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है जी, आई होप जितना पढ़ाया समझ में आ रहा होगा, कम से कम 70-80%। एक बार थोड़ा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल वाला स्लाइड खोल दीजिए ना। ये क्या बताया सर, आई एम डाउट इन दिस क्वेश्चन, काइंडली हेल्प स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NB एटम इन अ 1-1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NH3। बताओ जी, ये तो कहाँ से क्वेश्चन उठा लाया। चलो बताओ क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन में आएगी चेंजेस, NH3 और BF3 में क्या क्या बॉन्डिंग हो सकती है, बोलो कोई। ये कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन में फर्क बताओ, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है जल्दी बताओ। अरे सर क्या हाइब्रिडेशन है? sp2, इसका sp3। अब इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है और ये ओवरलैप सर इसमें तो बैक बॉन्डिंग भी होगा ना। आऊंगा। अब एक बार में एक बात, अब यहाँ पर खाली ऑर्बिटल है और NH3 में भरा हुआ ऑर्बिटल है, अब ये ओवरलैप कर गया, अब इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई,
sp3 sp3 हो sp3 ना, जाएगा। 4 बॉन्ड हो गया। yes sir. और इसकी तो वाइब्रेशन sp3 है ही। यस सर। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछा होता कि सर अगर BCl3 है और अगर BF3 है तो इन दोनों में कौन थोड़ा ज्यादा sp2 नजर आएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछो, फिर नाइट्रोजन के साथ मत पूछो। फिर अब यहां पर बोलेंगे भाई बंधु, बोरॉन के साथ जब फ्लोरीन लगा हुआ है तो यहां खाली ऑर्बिटल है और यहां लोन पेयर है, तो ये ओवरलैपिंग मार देगा, तो क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अरे ये थोड़ा सा जाएगा ना इसके तरफ, बैक बॉन्डिंग। तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो। यस सर, यस सर। डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन किसके बीच कर रहे हैं और किस सिचुएशन पे कर रहे हो, ठीक है। यस सर। तो N टेट्राहेड्रल sp3 B टेट्राहेड्रल sp3, हाँ जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे तो sp3 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सर स्टेट 2 क्यों इंक्लूड है CFSE में, क्योंकि तब तो, अरे भाई जब लिगेंड्स नजदीक आ रहा है तो सबकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। सिचुएशन मतलब उसने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जब बॉन्ड, आप बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े हो ना कि जब भी कोई बॉन्ड बनने के लिए आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूलर एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा। yes sir. आपके पास Yes, एक sir. सिचुएशन है कि जब लिगेंड्स ने सब पर इक्वल इंपैक्ट मारा और सबका एनर्जी बढ़ गया। नेक्स्ट सिचुएशन है जब बॉन्डिंग हो गई और डी का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे चेंज हुआ। तो एक है स्टेट 2 आपका इनिशियल लोगे, और आपका एक फाइनल स्टेट होगा जब कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही CFSE कहलाता है। अब बताओ अगर डी ऑर्बिटल अगर डी को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसने बॉन्ड बना लिया, एक सिचुएशन, लेकिन तब भी आपने पढ़ा है ना कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन हो जाता है सराउंडिंग एटम के कारण। यस सर। तो आप पहला स्टेप कब लेते हो कि कॉम्प्लेक्स बन गया विदाउट स्प्लिटिंग। हम स्प्लिटिंग नहीं भी कंसीडर करते हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट तो चेंज होगी, सॉरी एनर्जी तो चेंज होगा ही होगा ना। यस yes सर। sir. इंडिविजुअल वाला ग्राउंड स्टेट तो मेंटेन नहीं रहेगा ना उसमें। तो नो एक सर। हुआ कि Yes. पांचों की एनर्जी चेंज हो गई जब कॉम्प्लेक्स बन गया, सिचुएशन 1, और ऐसे ही रह गया। सिचुएशन 2 नहीं, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये अलग अलग बट गया। तो जब अलग बटा कॉम्प्लेक्स बन गया, और जब नहीं बटा और कॉम्प्लेक्स बन गया, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आई होप आई गॉट द पॉइंट। यस सर। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट सर। पढ़ सकते हो, पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाओ। थैंक यू सर। सर इसका नोमेनक्लेचर ही बता दीजिएगा। अरे पीट दूंगा पकड़ के, बोला ना अभी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ट्रांस इफेक्ट एंड द थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 1 by 1 चलेगा ना। यस यस सर। चलो जी, मिलते हैं, ओके बाय।